बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाई एमडी शादान। गाइज, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में गाइज आपकी जो बुक है उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने डिस्कशन किया था, और मैंने बताया था कि वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या था कि एक ट्रांजैक्शंस होती थी जिसमें कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रहती थी और कुछ कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब एक ही ट्रांजैक्शंस में दोनों चीज़ें होती थी, मतलब कि कुल मिला के हम कंपाउंड एंट्री करना सीखे थे, ठीक है। और वो भी जीएसटी के साथ, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, कुछ क्रेडिट, कुछ कैश ट्रांजैक्शंस, इस तरीके से क्वेश्चंस होते थे। और उस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि कैसे होगा, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया कि बहुत ही आसान तरीका होता है, बस उसका कैलकुलेशन करना आना चाहिए। और कैलकुलेशन भी कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी, ठीक है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं गाइस वो आपके मिसिंग वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि कुछ मिसिंग फिगर होंगे, उन्हें आपको फिल करना है, और वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से, ठीक है, जो कि आप बहुत ईजिली कर पाएंगे अगर आज तक जो हमने पढ़ा उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया होगा, तो फिर वो जो मिसिंग वाले क्वेश्चन है उसको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का, ये फिनिश कर देंगे, ठीक है। बाकी वो जो मिसिंग वाले क्वेश्चन है अगर आपसे हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका भी वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो इंटर स्टेट सप्लाई हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो इंट्रा स्टेट सप्लाई हैं। मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ होना है, ठीक है। कब कैसे यूज़ करेंगे वो आइए देखते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात, यानी जो बिजनेस है वो मिस्टर रूपानी के नाम से है, जो गुजरात से बिलोंग करता है, यानी गुजरात में बिजनेस है। आगे कह रहा कि एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 9% एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%, यानी अगर हम टोटल GST की बात करें तो 18% GST की बात हो रही है, जिसमें 9% CGST है और 9% SGST है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो, यानी सेम स्टेट में अगर सप्लाई हुई तो, और अगर दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई होगी तो आप टोटल 18% GST लगाएंगे, और उस जीएसटी का नाम देंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। तो कब सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा और कब आईजीएसटी लगेगा वो ट्रांजैक्शंस को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अगर ट्रांजैक्शंस आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई निकलती है तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो फिर आईजीएसटी कैलकुलेट करोगे। आइए इसमें देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें कह रहा कि परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। अब देखो, जो सूर्यकांत है इसका जो बिजनेस है, ठीक है, ये जयपुर से बिलोंग करता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और जो बिजनेस है, जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कहाँ का है, गुजरात का है। तो गुजरात एक अलग स्टेट है और राजस्थान एक अलग स्टेट है। इसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा सर, आईजीएसटी लगेगा। बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और आगे कह रहा है कि ऑन क्रेडिट, यानी जो परचेज की जा रही है वो क्रेडिट बेसिस पर परचेज की जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम इसी की जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात, ठीक है। इसके बाद आप जो है जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, ठीक है। और डेट में देखो कोई डेट नहीं दिया है, नंबरिंग करके दिया है रोमन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से करके। तो आप यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डालेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, और वो भी कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, गुड्स को परचेज किया जा रहा है और राजस्थान से किया जा रहा है। कौन कर रहा है, जो बिजनेस है जो कहाँ से बिलोंग करता है, गुजरात से, यानी गुजरात टू राजस्थान सप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो देखो गाइज, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस परचेज कर रहा है। परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। और एक्सपेंस का इंक्रीज करना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 2 लाख से, क्योंकि जो परचेज कॉस्ट है, यानी जो सामान परचेज किया जा रहा है उसकी कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपया है। फिर परचेज के केस में क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अब क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इनपुट
जीएसटी। और क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, IGST, ना कि CGST ना SGST। ठीक है, मैंने बताया था जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई होती है तो उस केस में हम IGST लिखते हैं। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 2 लाख का 18%, है ना। कितना कैलकुलेट करेंगे, 18%, क्योंकि 9% CGST है, 9% SGST, ये बात क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसका मतलब अगर IGST लगाना होगा तो टोटल लगेगा। तो टोटल का मतलब जो 9% है CGST SGST, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल GST इसका मतलब कितना रहा होगा, 18%। तो 2 लाख का 18% निकालेंगे जो कि आएगा 36,000। ठीक है, और क्योंकि जो गुड्स परचेज़ किया जा रहा है वो क्रेडिट पे परचेज़ किया जा रहा है, और किससे परचेज़ किया जा रहा है, सूर्यकांत से। तो सूर्यकांत के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम किसी भी सप्लायर से गुड्स परचेज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो वो सप्लायर हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का इंक्रीज करना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सूर्यकांत को क्रेडिट किया जाएगा और अमाउंट दिखाया जाएगा 2,36,000। इसका मतलब जो सूर्यकांत है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है 2 लाख रुपये का, जिसमें 36,000 का IGST पेमेंट करना है, तो टोटल पेमेंट कितना करना होगा सूर्यकांत को, 2,36,000। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड। बात समझ रहे हो। तो आई होप आपको पहली ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। अब देखो ये जो मिस्टर पवार ऑफ मुंबई हैं, ये मुंबई से यानी कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और बिजनेस कहाँ का है, गुजरात का है। इसका मतलब यहाँ पर भी दो डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है, मतलब कि इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। ठीक है, और आगे कह रहा कि एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू द बैंक। और अच्छा, ये जो 1,50,000 का सामान बेचा गया मिस्टर पवार ऑफ मुंबई को, उन्होंने चेक दिया और उस चेक को सेम डे जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी भी देखो सिंपल सी एंट्री होगी, सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डियर जो गुड्स हम बेच रहे हैं, हम का मतलब बिजनेस जो गुड्स बेच रहा है मिस्टर पवार को, उनको बेचने के बाद उनसे चेक मिला और उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बैंक असेट है, और असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया। बात समझ रहे हो। हाँ सर। फिर इसके बाद क्योंकि हमने सेल किया है ना, तो सेल हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। तो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1,50,000 की, क्योंकि जो सामान बेचा जा रहा है उसका प्राइस कितना है, 1,50,000। और इस बार क्योंकि डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, सेल के केस में GST तो लगेगा, लेकिन कौन सा, आउटपुट लगेगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितना, 1,50,000 का 18%। तो 1,50,000 का 18% कैलकुलेट करोगे तो 27,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,50,000 जो गुड्स बेचा गया उसका प्राइस है, और 27,000 IGST का कलेक्ट करेंगे तो टोटल कितना कलेक्ट हुआ होगा, 1,77,000, जो कि बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, हाँ सर आ रहा। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड GST कलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे GST कलेक्ट हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। तो ये भी सिंपल सी एंट्री थी, है ना, कोई बड़ी डील नहीं थी। आइए इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ देखो विद इन का मतलब सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है, यानी कि गुजरात टू गुजरात ही सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा। और क्योंकि सेल किया जा रहा है तो सेल के केस में क्या लगेगा, आउटपुट लगेगा। अच्छा, किसको बेचा गया सामान, किस पर्सन को या किस कस्टमर को बेचा गया, उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई बिजनेस किसी भी कस्टमर को सामान बेचता है तो वो कस्टमर हमारे बिजनेस के लिए डेटर कहलाता है इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी क्रेडिट पर अगर बेचा जा रहा है तो क्रेडिट में ही बेचा जा रहा है ना। तो अगर क्रेडिट में बेचा जा रहा है तो बिजनेस में क्या इंक्रीज करेगा, डेटर बढ़ेगा। और डेटर का नेचर क्या होता है गाइज, असेट होता है, और असेट का इंक्रीज करना क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सेल का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो टू सेल्स अकाउंट। और सेल के केस में हम क्या करते हैं, आउटपुट GST कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्योंकि विद इन स्टेट सप्लाई थी तो यहाँ पे एक तो CGST लगेगा,
और दूसरा SGST लगेगा, ठीक है। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे दिखाएंगे, देखो जो सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, वो कितने का है, 2,50,000 का। इस पे 9% का CGST कैलकुलेट करेंगे तो 22,500 आएगा। और अगेन 9% जो है SGST कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 22,500, ठीक है। इसके बाद इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, यानी कि 50,000 प्लस 22,500 एंड अगेन 22,500, तो ये तीनों मिलाकर के हो जाएगा क्या, 2,95,000, जो कि डेटर के सामने होगा। यानी डेटर से जो पैसा इन फ्यूचर लेना होगा वो 2,95,000 विथ GST लेना होगा, ठीक है। और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड GST कलेक्टेड। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल है गाइस, कोई बड़ी डील नहीं है, ये भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाई चेक, ठीक है। यानी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जा रहा है चेक के थ्रू। तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे भी हम सर्विस ले रहे हैं तो सर्विसेज के केस में क्या होता है, हमें प्रीमियम देना पड़ता है ना। तो प्रीमियम कह रहा हूँ, GST पेमेंट करना होता है। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और इसका पेमेंट क्योंकि चेक से हुआ है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रीमियम कितना दिया गया, 20,000, इसका 9% CGST कैलकुलेट करोगे तो 1,800 आएगा। और अगेन SGST 9% कैलकुलेट करोगे तो 1,800 आ जाएगा। फिर इन तीनों का आप सम कर लेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का जो खर्चा पे हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 23,600, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंड GST पेड, ठीक है। तो ये भी तो आसानी था। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन। कह रहा परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाई चेक, यानी फर्नीचर परचेज किया जा रहा है 60,000 का, वो भी चेक के थ्रू। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर परचेज होगा तो बिजनेस में आएगा, और बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर क्या है, असेट है, असेट आ रहा तो इंक्रीज करेगा, असेट का इंक्रीज करना क्या होता है, डेबिट होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। अब क्योंकि फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज करते समय हमें GST पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो 60,000 का 9% 5400, अगेन 9% 5400, तो टोटल कर लेंगे तो 70,800। यानी फर्नीचर जो हम खरीदे हैं, ठीक है, वो विथ GST कितने का पड़ा है, 70,800 का। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एंड GST पेड, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या करना है, जो जर्नल है, ठीक है, अमाउंट का टोटल कर लेना है डेबिट और क्रेडिट का। तो इसका टोटल आएगा 8,02,400, 8,02,400। अगेन क्रेडिट का भी टोटल करेंगे तो 8,02,400 आएगा, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं। तो देखो आंसर भी सेम आया है, 8,02,400। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो गाइस कोई बड़ी डील नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव, ठीक है, कर लेंगे। पहला देखो टोटल 4 ट्रांजेक्शन दिए हैं। पहला कह रहा कि सोल्ड गुड्स टू सौरभ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000, यानी 1,00,000 रुपये का सामान बेचा जा रहा है जो कि लिस्ट प्राइस है। लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% विथ CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। इसका मतलब टोटल GST कितना रहा होगा, 18%। फिर आगे कह रहा कि अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जो सामान सौरभ को बेचा जा रहा है उनसे हमें पैसा मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, या फिर हमने उनको क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन किया है। लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा कि अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। इसका मतलब ये हुआ है कि कैश की पेमेंट हमें रिसीव हुई है, क्योंकि हम कैश डिस्काउंट हम तभी अलाउ करते हैं जब हमें कैश की पेमेंट मिलती है या फिर हम कैश की पेमेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सोल्ड किया गया है तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया होगा, तभी तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया है कि अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। बात समझ रहे हो?
ठीक है, थोड़ा डीपली यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली हैं, है ना। फिर से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा है कि जो 1 लाख रुपए का सामान सौरभ को बेचा गया है उनसे कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये खुद ये कॉमन सेंस वाली बात है, समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है अलाउड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। इसका मतलब जब कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया है तो जाहिर सी बात है कैश की पेमेंट हुई होगी, है ना। तो ये समझने वाली बातें हैं। तो आइए देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव। फॉर्मेट बना लेंगे फर्स्ट देखो क्योंकि गुड्स बेचा गया है तो हमने ये समझा ना कि कैश हमें रिसीव हुआ होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल के केस में हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और सेल किया गया है तो टू सेल्स अकाउंट यानी कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू का इंक्रीज करना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और सेल के केस में हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब आउटपुट जीएसटी लगता है तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाया हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। देखो जो लिस्ट प्राइस दिया क्वेश्चन में गाइज वो कितना है, 1 लाख। फिर 1 लाख में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट लगा है, ठीक है। तो 1 लाख का देखो 10% होता है 10,000, ये माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 90,000, यानी जो नेट सेल हुई है वो 90,000 की हुई है। फिर इसमें से तुरंत हम माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट को जो कि कितना था 5%। तो देखो इस 90,000 का यहाँ पे देखो इस 90,000 का 5% आप कैश डिस्काउंट निकालोगे तो ये आ जाएगा 4,500, ठीक है। फिर ये 4,500 माइनस कर देंगे 90,000 में से तो अमाउंट आएगा 85,500 जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी गुड्स की, है ना। मतलब ये जो 85,500 आया, अब इस पर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो सीजीएसटी ऐड कर देंगे 9% जो कि आएगा कितना 7,695। किस वैल्यू का निकालेंगे 85,500 का, है ना। देखो 85,500 का आप 9% निकालोगे 9/100 करके तो आएगा 7,695। और अगेन एसजीएसटी 9% निकालोगे तो ये भी 7,695 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 1,08,90 आ जाएगा जो कि इनवॉइस प्राइस बनेगा। यानी जो इनवॉइस प्राइस यानी कि जो हमें कस्टमर से लेना है वो 1,08,890 बनेगा विथ जीएसटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट के सामने वही दिखाया है। देखो कैश अकाउंट के सामने 1,08,90 जो हमें कस्टमर से रिसीव हुआ होगा विथ जीएसटी। और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, ये कितना आया था 4,500 रुपया। और टू सेल्स अकाउंट के सामने हम जो लिस्ट प्राइस होता है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो अमाउंट दिखाते हैं जो कि 90,000 आया था, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी कितना आया था 7,695 और आउटपुट एसजीएसटी कितना आया था 7,696, ठीक है। चलो अब इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, ठीक है। समझ में आ गई। तो एंट्री और कैलकुलेशन दोनों आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट में कह रहा है कि परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम जलज मशीन टूल्स कोलकाता, ठीक है। अब देखो कोलकाता से तो परचेज किया जा रहा है, मतलब ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका बिजनेस कहाँ का है ये नहीं दिया हुआ है। इनका बिजनेस कहाँ का है ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और अलग से स्पेसिफाई करके भी नहीं दिया है कि सीजीएसटी लगेगा या फिर एसजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे चॉइस आपकी है, आप चाहो तो जीएसटी लगा सकते हो, आप चाहो तो विदाउट जीएसटी कर सकते हो। वैसे इस ट्रांजैक्शंस को जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो जीएसटी को लेकर के किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी परचेस किया जा रहा है, मशीनरी आएगा बिजनेस में, इंक्रीज करेगा, असेट है, असेट का इंक्रीज करना डेबिट होता है। और क्योंकि मशीनरी को परचेस किया जा रहा है तो इनपुट सीजीएसटी लगेगा और इनपुट एसजीएसटी लगेगा, है ना। हम ये मान रहे हैं कि ये विद इन स्टेट सप्लाई है। देखो यहाँ पे चॉइस आपकी, आप चाहो तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को ना दिखाओ, सिंपली मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जलाल मशीन टूल्स अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, आप कुछ भी करो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जीएसटी को इंक्लूड करके दिखा रहा हूँ। तो 50,000 ये मशीनरी के सामने हो जाएगा, इसका 9% हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी 4,500 और अगेन 9% 50,000 का एसजीएसटी 4,500 होगा। फिर इन तीनों वैल्यू को जोड़ लेंगे और ये दिखा देंगे कितना 59,000 जो कि
हमें पेमेंट करना है किसको, जलाल मशीन टूल्स अकाउंट को, जिनसे हमने परचेज किया, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, इसलिए हमने जलाल मशीन टूल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, तो गाइस फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे चॉइस आपकी है, आप जीएसटी को या तो दिखाओ या जीएसटी ना दिखाओ, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, कि कौन सा जीएसटी लगाना है, या फिर जो ट्रांजैक्शन ऊपर दिया है जर्नलाइज करने के लिए, यहाँ पे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी नहीं दिया। यहाँ तो लिखा है कि ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, लेकिन बिजनेस कहाँ का है वो नहीं दिया है। और अलग से जैसे यहाँ पे देखो पहले ट्रांजैक्शन में एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ये स्पेसिफाई करके दिया था, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया है। तो फिर चॉइस आपकी है, आप चाहो तो जीएसटी को इंक्लूड करके एंट्री करो या फिर जीएसटी को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस ₹7,000 ये तो एक्सपेंस है। फॉर द रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर 3,000 पेड बाई चेक फ्रॉम फर्म बैंक अकाउंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट जो कि ऑफिस का है तो ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा 7,000। बाकी प्रोप्राइटर अपने घर का 3,000 रुपया पेमेंट किया है, वो भी फर्म के बैंक अकाउंट से, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट से। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो बिजनेस का खर्चा हो जाएगा, लेकिन उसने अपने घर का जो खर्चा पे किया है वो उसका ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी थर्ड। देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 7,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000, और इन दोनों का पेमेंट फर्म के बैंक अकाउंट से हुआ है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस कम होगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 10,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। आइए आज की लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। कह रहा कि मुकेश अ डेटर फॉर ₹50,000 हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रूपी इन रिसीव्ड, यानी 50,000 रुपया मुकेश से लेना था, इंसॉल्वेंट हो गया और उनसे 50 पैसा यानी कि 50% मिला है, बाकी 50% डूब गया है। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 25,000, इसको कर लीजिएगा क्योंकि 50,000 था ना, 25,000, और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,000 टू मुकेश अकाउंट। अब ये डेटर नहीं रह जाएंगे तो 50,000 से इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये डेटर नहीं रह जाएंगे, तो 50% जो हमें मिला यानी कि 25,000 वो कैश अकाउंट में चला जाएगा, बाकी जो 50% यानी 25,000 जो डूब गया वो बैड डेट्स अकाउंट में चला जाएगा, और मुकेश को हमेशा के लिए अब खत्म कर देंगे। तो मुकेश अकाउंट जो कि डेटर थे हमारी ये खत्म होंगे तो क्रेडिट किए जाएंगे 50,000 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटन ऑफ। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर सिर्फ इस बात का दिया है, ये जो पहली ट्रांजैक्शन थी इसमें कैश में कितना अमाउंट आएगा, जो कि 1,08,90 आया था वही यहाँ पे दिया है। देखो हिंट दिया है इन .1 बैंक अकाउंट के सामने 1,08,90, और ये कैसे आया वो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो गैस आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि सर मिसिंग वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन आपको रेडीमेड बना के दिया रहेगा, बस उसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी उसे आपको फिल करना होगा। तो आप करोगे तो खुद से हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। और नहीं तो हम इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है आगे, ठीक है, लेज़र आगे इसके बाद हम पढ़ाएंगे, तो वो चैप्टर हम शुरू कर देंगे कल से। ठीक है, तो गाइस आई होप आज की ये जो वीडियो है इसमें जो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, अगर होती भी है तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और नहीं होती है तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर उस पर मैं एक वीडियो ही बना दूंगा जिस पॉइंट को लेकर आपको कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, और हाँ गाइस, आपके लिए एक मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ इस चैप्टर की, जिससे आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं और सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।